दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है पर्वतजन डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ विजय रावत। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम 6 बजे हम लोग लाइव आएंगे, लेकिन थोड़ा लेट हम लोग हो गए। तो जैसे कि हमने अपना टाइटल भी दिया था कि अंकिता जो हमारी बहन है, आज 1 महीना 2 दिन तकरीबन उसको हो गए हैं उसकी हत्या जिस समय हुई होगी। लेकिन आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में एक उबाल था, एक आक्रोश था, और हर कोई ये चाहता था कि अंकिता की जो जिसने हत्या करी है, जो मेन इसमें मुजरिम है, उसको सख्त से सख्त इसमें सजा मिले। तो आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि जो वाकई में एक पूरे उत्तराखंड में जो उस समय आक्रोश था, वो आक्रोश क्या अब कम हो गया है? क्या उस बहन को इंसाफ मिल पाया है कि नहीं मिल पाया है? एक अहम अहम कड़ी हमारे पास भी है, और जितने भी लोग आज पैनल में आप देख रहे होंगे, इस पूरे अंकिता हत्या केस में सबसे अहम कड़ी वो रही हैं और लगातार जनता तक पहुंचाने का काम किया है। सबसे पहले जो दीप पुष्प हैं, जो अंकिता के दोस्त भी हैं, सबसे अहम कड़ी थे पूरे, जो ये पूरा अंकिता हत्याकांड जो एक हकीकत है। सबसे पहले इन्होंने खुलासा किया और बताया कि भाई उनके पास पूरे सबूत थे, और एक इंसाफ की गुहार भी लगाई। तो कहीं न कहीं आज हम कहेंगे कि दीप पुष्प की वजह से जो अंकिता को कुछ हद तक इंसाफ मिल पाया है, एक लोगों में उम्मीद जगी है, वो दीप पुष्प की वजह से है। इसके अलावा प्रिंसी रावत भी हमारे साथ में है, समाज सेवी। इन्होंने भी प्रमुखता से ये पूरा मुद्दा उठाया और बताया कि भाई उत्तराखंड में इस प्रकार की जो ये पूरा तमाम घटनाक्रम हो रहे हैं, और लगातार पुष्प के साथ शुरुआत दिन से लगी रही। ऊपर त्रिभुवन चौहान लोकार्पण न्यूज से हैं, इन्होंने भी लगातार इस मुद्दे को कम नहीं होने दिया और लगातार इस मुद्दे पर पैनी निगाह बनाकर रखी। सबसे पहले मैं दीप पुष्प के पास आता हूँ। पुष्प, अब हम शुरुआत से जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने सबसे पहले जब मुझे कांटेक्ट किया था, उसके बाद त्रिभुवन चौहान को भी आपने कांटेक्ट किया था, और आपने कई सबूत उसमें दिखाए थे, और शुरुआत में ये लग रहा था कि आपको भी इसमें एक फंसाने की कोशिश की जा रही थी। जब मेरी और आपकी बात हुई थी, तो आपने कहा था कि हो सकता है कि ये मुझे फंसाए इस तरीके से। क्योंकि जब मेरी जो मेन इसका पुलकित आर्या से जब बात हुई थी, तो उसने कहा था कि जो इसका एक दोस्त है पुष्प, हो सकता है उसने कुछ कर दिया। तो पुष्प, आपसे शुरुआत से जानना चाहेंगे, क्योंकि 20 तारीख जो आज का दिन है, 1 महीने ठीक पहले आपने ही इसमें शुरुआत किया था, ढूंढ शुरू करी थी। कहाँ, किस प्रकार से शुरुआत हुई थी, थोड़ा आपसे मैं जानना चाहूँ। हाँ सर, सबसे पहले उससे पहले हम 18 तारीख की पूरी घटना को समझते हैं कि 18 तारीख को एक्चुअली हुआ क्या था। 18 तारीख की वैसे तो घटना सबको पता है, मगर मैं आपको वो बताता हूँ। लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई थी तो 8:52 पे मेरी लास्ट कनेक्ट हो कल खत्म हो गई थी अंकिता के साथ। वो लास्ट बात थी जब मेरे साथ उसकी हुई थी। उसके कुछ समय बाद मुझे खुद पुलकित का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि आप इनके लिए कहीं और जॉब ढूंढो आप। उसके कई 40 मिनट बाद तो मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, शायद यही कोई रीजन रहा होगा शाम को, इसलिए वो परेशान हो गई। तो मैंने भी ज्यादा मतलब उस बात पे ध्यान नहीं दिया, मैंने बोला ठीक है हम कहीं और जॉब ढूंढ लेते हैं। उसके बाद कोई 10 मिनट बाद मैं जब अंकिता का फोन मिलाता हूँ तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है। मगर लास्ट कॉल में अंकिता ने मुझे बता दिया था कि मैं इन तीनों के साथ बाहर हूँ। तो इसलिए कहीं ना कहीं शक के घेरे वो तीनों आ रहे थे। उसके बाद मैंने कुछ स्टाफ के लोगों से भी कनेक्ट किया तो उन्होंने भी वही बताया कि हाँ अंकिता वापस आ गई है, अंकित सर उसके लिए खाना लेके गए। तो एक तरीके से उसकी प्रेजेंस शो हो गई 18 तारीख की रात को कि वो वापस आ गई है। खाना भी उसके रूम में चला गया, और हर स्टाफ का लड़का यही कह रहा था कि वो आ गई है। शायद उनको भी यही चीज बताई गई थी, तो वो भी मुझे यही चीज बताते हैं। तो मैंने भी सोचा चलो डिप्रेशन, कोई किसी बात का डिप्रेशन हो सकता है, शायद यही रीजन होगा जो उन्होंने बताया कि इनको कहीं और जॉब ढूंढनी चाहिए। तो फिर उसके मैंने कोई 10 मिनट बाद फिर से कॉल की कि अब खाना खा लिया होगा, अब कनेक्ट करता हूँ। तो तब से उनका फोन बंद ही था। 18 तारीख की और जब बात आप बता रहे मैं हैं। सुबह 18 तारीख की बात बता, तो सुबह जब मैं 19 तारीख को सुबह देखता हूँ कि अभी तक फोन बंद है, फिर मैं कोशिश करता हूँ पुलकित से के साथ कनेक्ट करने की, तो उसका फोन भी बंद आ रहा होता है। जो कि रात को एक रिंग गई थी, मुझे याद है मैंने उसको कॉल की थी, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था। तो यही चीज मैंने पुलिस के आगे भी रखी थी कि रात को भी उनका फोन चल रहा था। कहीं ना कहीं स्टोरी वो नहीं है जो उन्होंने पहले दिन स्टोरी बताई थी कि मेरा फोन उन्होंने फेंक दिया और मैंने अंकिता को फेंक दिया। स्टोरी वो नहीं थी।
तो उसके बाद नेक्स्ट डे मैं जब इनसे बात करता हूँ, मैं इनके नंबर निकालता हूँ कहीं से भी। एक तो मैंने मैप से अंकित का नंबर निकाला, वहां से पुलकित से बात होती है। फिर मैंने रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी थी, क्योंकि रात को मुझे थोड़ा सा संदेह तो हो ही गया था। तो मैंने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी। उसके बाद उनकी जितनी भी स्टेटमेंट्स थी, वो सारी आगे रिकॉर्डिंग के तौर पे मेरे पास आ गई थी। आपको और पता है इसमें क्या साफ हुआ साफ था? पता लग रहा था। उसको आपको स्टार्टिंग में क्या संदेह हुआ था? क्योंकि जब आपने उसकी रिकॉर्डिंग करनी शुरू करी, आपको क्या लगा था स्टार्टिंग में कि जो क्या हो गया है पूरा घटना? सर, अगर एक दिन पहले की देखें तो रात को 17 तारीख को अंकिता ने वही रात को चैट में मेरे को बताया था कि ऐसी ऐसी बात है, अंकित मेरे पास आया और वो कुछ एक्स्ट्रा सर्विस की बात कर रहा है। तो नेक्स्ट डे अच्छा। जैसे अंकिता मिसिंग हो जाती है, तो मुझे ये लग रहा था कि मे बी मतलब इसको कहीं इन तीनों कोशिश की, उन तीनों के साथ कनेक्ट करता हूँ, पहले उनसे बात करता हूँ और उनकी रिकॉर्डिंग्स कर लेता हूँ कि उनकी एक स्टेटमेंट रहेगी कि कहीं तीनों अलग तो नहीं बोल रहे। पर हाँ, वो हूबहू देखा जाए तो तीनों एक ही स्टेटमेंट बोल रहे थे कि वो सुबह हम रात को वापस आ गए थे, सुबह से वो गायब है, सुबह से वो गायब है। मगर ऐसा एज यूजुअल कभी हुआ नहीं, इसलिए थोड़ा शक ज्यादा पैदा होने लग गया। मैंने दोपहर तक वेट किया, उन्होंने बोला कि शायद कहीं चली गई होगी। और बार बार मुझे भी वो कॉल कर रहे थे कि क्या उनका कोई रिश्तेदार यहाँ रहता है। जहां तक मुझे पता है, यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं रहता उनका ऋषिकेश में। तो उनका यही कहना था कि शायद वो घर में चली गई हो, कहीं आपके साथ है तो आप बता दो। फिर मैं वही उनको समझा रहा था कि अगर मेरे साथ होती तो मेरा उनका पूछ रहा होता। तो उसके बाद मैं जब मेरे को लगता है कि अब थोड़ा ज्यादा हो गया, नहीं मिल रही, तो मैंने उनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर अच्छा, ये कितनी तारीख की बात है जब आपने उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया? दिया। उसके उन तारीख को मैं लगभग कोई 2:30-3 बजे के करीब उनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर देता हूँ। ये 19 19 तारीख तारीख को। की बात है। हाँ, 19 तारीख को। तो उसके बाद उनकी फैमिली वहां पहुंचती है, 19 तारीख को वहां पहुंचती है। उनको मैं पहले पूरी बात बता देता हूँ कि ऐसा ऐसा है, सब कुछ वो समझते हैं। उसके बाद वो पहुंच जाते हैं। 19 को वो रात को पहुंचते हैं। और उसके बाद 20 तारीख को वो भी पटवारी के पास रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं। जो तो पटवारी उन्हें इधर उसी से वक्त, घुमाता हाँ, फिर वो सारी 20 तारीख की बात है, जब वो मतलब पटवारी के पास जाते हैं, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है और आगे से बोला जाता है कि रिपोर्ट पहले की हो गई है। वो मिसिंग रिपोर्ट जो उन्होंने लिखवाई थी, पुलकित ने और उनके दोस्तों ने जो लिखवाई थी, वो मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी थी कि स्टाफ में यहाँ पे हमारे रिसेप्शनिस्ट एक काम करती थी, वो मिसिंग है। वो कहाँ चलेगी हमें नहीं पता। अन्य हमें एक व्यक्ति पे शक है, वो जम्मू से है। ये भी उसमें मेंशन था क्लियर, उनको भी समझ आ जाती है थोड़ी अर्ली। उनकी फैमिली को भी मुझ पे शक था, क्योंकि उन्होंने अपनी कंप्लेन में भी लिखा था कि हमें अन्य एक और व्यक्ति पे शक है इन तीनों के सिवा, जो लड़का एक जम्मू से है। तो ना, वो जायज भी था, उसमें मैंने रिएक्ट भी नहीं किया, क्योंकि वो जायज भी थी वो बात। उसके बाद जैसे 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 मैंने फिर उनको सारे, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग थी, जो मेरे पास चैट्स थी, जो भी मेरे पास प्रूफ थे, वो मैंने उनको शेयर किए। उसके बाद उन्होंने सारी सिचुएशन को समझा, खुद भी अपनी आंखों से उन्होंने वहां देखा कि हो क्या रहा है एक्चुअली। उनको भी समझ आ गई कि मेन कल्प्रिट्स कौन है। फिर वही 20 तारीख को मैंने आपके साथ कॉन्टेक्ट किया। सबसे पहले आपके साथ ही कनेक्ट हुआ था मेरा सर, विजय सर आपके साथ। उसके बाद आपके बाद आपने प्रिंस की उठाई है, तो मेरी आवाज को आपने हाईलाइट किया, आप तीनों की। तो उसके उसके लिए मैं आप तीनों को थैंक्स बोलता हूँ। है। ये तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती थी अगर हमारे पास कुछ आते तो। पुष्प, आपका शायद नेटवर्क थोड़ा कट कट के आ रहे हैं। मैं आपके पास दोबारा मैं आऊंगा। मैं प्रिंसी रावत के पास मैं जाता हूँ थोड़ा सा। प्रिंसी, तमाम आपने चीजें सुनी। पुष्प पे थोड़ा नेटवर्क भी कम आ रहे हैं। हम थोड़ा से दोबारा से हम सवाल पूछेंगे कि उसके बाद आखिर क्या हुआ। पुष्प ने अपनी पूरी हकीकत सुनाई कि किस प्रकार से एक लड़की जब मिसिंग थी तो उसकी जो दोस्त थी उसने उसको ढूंढने का प्रयास किया। यहाँ तक तो हमें पता है, लेकिन उसके बाद शुरू होता है शासन प्रशासन की प्रणाली। जो रेनू बिष्ट हैं वो वहां पर जाकर बुलडोजर चला देती है। वीआईपी गेस्ट जो हैं अभी तक उनका पता नहीं चल पाता है। तो किस तरीके से देखते हैं इन सब चीजों को कि एक महीना दूसरा दिन आज होने को जा रहा है और अभी तक पुलिस ने अपनी वो चार्जशीट दायर नहीं करी है जो 500 पन्नों की दायर करनी थी। तो क्या कुछ लग रहा है अभी तक आपको इसमें पूरा? प्रिंसिपल अनम्यूट करिए। देखिए, अगर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे भी जोड़ा, क्योंकि प्रथम दिन जैसे कि पुष्प ने बताया कि यहाँ आने से पहले दिन पुष्प ने मुझे 20 तारीख को 20 सितंबर को फ़ोन किया था
और 20 सितंबर को लगभग मेरी पुष्प से आधा घंटा या 40 मिनट बात हुई और मैंने सारी बातें समझी। तो कहीं ना कहीं उस दिन ये लग रहा था कि मुझे लगता है कि शायद पुष्प भी दोषी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों पक्ष लग रहे थे ऐसे। तो ये सारे कार्यकाल के बाद जब आपने जो मेरे को प्रश्न पूछा, मैं इससे ये सारी बातें दोहरा रही हूँ कि पुष्प ने मुझसे बात की, फिर हमने राज्य महिला आयोग के पास हम गए, फिर प्रशासन एक्टिव हुआ। तो जहां तक मैं आपको बताऊं तो 21 की सुबह मैं ये पुष्प ऋषिकेश पहुंचे थे और 21 तारीख को ही हम महिला आयोग के पास गए थे। वहां से भी पुलिस और एसडीएम को फोन जा चुका था। 22 तारीख की सुबह ही केस ट्रांसफर हुआ था पुलिस को। 22 सितंबर को मॉर्निंग में केस जो ट्रांसफर हुआ था पुलिस को हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था कि ये जो वारदात है ये वाली पूरी, जो बुलडोजर कब चला, तो बुलडोजर चला था ये 23 तारीख की रात को। 23 तारीख की रात को, जहां तक मेरे संज्ञान में है, 23 की रात को बुलडोजर चला था। तो उसमें कहीं ना 22 कहीं को मेरे ख्याल से 22 को शाम तक पुलिस को केस ट्रांसफर हुआ था शायद, जहां तक मेरी जानकारी में 22 को 22 तारीख को 2 या 2:30 बजे तक शायद ट्रांसफर हो गया था। क्योंकि शाम के 21 तारीख को जब मेरी पटवारी से बात हुई थी, जो वैभव या विवेक उनका नाम है जो भी है, उनसे मेरी 21 तारीख को जब बात हुई थी तो वो एसडीएम कोटद्वार के पास थे और उस दिन ही रात को ट्रांसफर डीएम को हुआ था। 22 तारीख के दिन तक पुलिस को ट्रांसफर हो गया। तो कहीं ना कहीं मैं, देखिए, अगर सच बात बोलूं, अगर भावनाओं को एक तरफ रखे, आपने जो मुझसे सवाल किया, क्योंकि भी कई लोग हमें देख रहे हैं और मुझे लगता है कि सही बात सब तक पहुंचनी चाहिए, तो भावनाओं को अगर साइड रखते हुए मैं बात करूं तो सारे जितने भी, चाहे मैं राजनीतिज्ञ बोलूं या मैं बोलूं किसी भी पार्टी के लोगों को बोलूं या कोई भी संगठन के लोग या आम आदमी, सबकी ये मांग थी कि जिसने इतना बड़ा जुर्म किया है, क्योंकि पुलिस ने कहीं ना कहीं आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बुलडोजर चला था 23 तारीख की रात को, तो जब गिरफ्तारी हुई तो पूरे जन आक्रोश था और सबकी ये मांग थी कि जो उसकी संपत्ति है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी में बोलबाला है योगी जी का, और योगी जी कुछ भी ऐसा होता है तो बोलते हैं बुलडोजर बाबा और बुलडोजर चला देते हैं। तो यहाँ पे सबकी मांग थी कि बुलडोजर चलाया जाए। और जैसे ही रात को मुझे भी ये सूचना मिली तो मैं खुद स्वयं एक समाज सेवी होने के नाते, क्योंकि हमें ये तक नहीं पता था कि ये पता था कि ऐसी कुछ घटना हुई है, पर ये नहीं पता था कहाँ हुई है, कब हुई है, कैसे हुई है। तो हम भी यही चाहते थे कि बुलडोजर चले, कहीं ना कहीं हम सबकी मांग थी कि बुलडोजर चले, और वो हुआ भी। परंतु जब वो हुआ और जो आपने मेरे से प्रश्न किया कि रेणु बिष्ट जी ने ये कार्य किया है और ऐसे ऐसे हुआ है, तो वो सबकी नजरों में अगले दिन गलत साबित हुआ। और गलत साबित क्यों हुआ? क्योंकि वो क्राइम स्पॉट था, और क्राइम स्पॉट के साथ छेड़छाड़ी करना, मुझे लगता है चाहे मैं हूं या रेणु बिष्ट है या कोई भी XYZ जो भी है, सारे लोग हैं, उनको ये बात हमें पहले ही सोचनी चाहिए थी कि हम लोगों को हतोत्साहित ना होके, कोई हीरो ना बन के इस आदेश से खुश नहीं होना चाहिए था कि बुलडोजर चल रहा है। और अब जहां तक आपने बात बोली कि रेणु बिष्ट जी ने ये किया है, तो बिल्कुल आज जागो उत्तराखंड जो आपके साथ थे उस दिन, आशुतोष नेगी जी, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया और अभी भी वो तत्परता से इस पे कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा हाईकोर्ट में आज मुझे लगता है पहले से ही इसमें PIL ही डाली थी शायद, उन्होंने यहाँ पे PIL डाली भी थी। तो उनके द्वारा ये आज निकल चुका है कि 3 नवंबर से पहले रेणु बिष्ट जी से भी पूछा गया है बयान, जो भी उनकी तरफ से उनको कहना है। और SIT की जितनी भी जांच चल रही है, SIT से ये भी जवाब मांगा गया है कि अगर उस दिन बुलडोजर चला तो किस बिहाफ पे चला। अगर आपके पास जांच आ चुकी थी, पुलिस के पास 22 तारीख को जांच आ चुकी थी, तो 23 तारीख की रात को बुलडोजर किसके कहने पे चला? अगर रेणु बिष्ट जी वहां खड़ी भी थी तो क्यों थी? तो ये जितने भी सवाल जो आपने मेरे से सवाल किया, उसका मैंने सीधा सीधा आपको उत्तर दिया कि ये सारा जो भी प्रकरण था ये। चलिए, क्योंकि जो जहाँ पे क्राइम स्पॉट था वहां पर त्रिभुवन चौहान भी पहुंचे थे उसके बाद। त्रिभुवन भाई, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी लगातार शुरुआत से इस पूरे मुद्दे पर जुड़े हुए हैं और बारीकी से आपको पता है कि क्या कुछ पूरे इस केस में चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अभी तक आपके देख रेख में, मतलब आपके अंदाजे से क्या लगता है कि कोई जो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है, क्या जो VIP के नाम आ रहे हैं उनको बचाने की कोशिश की गई थी? क्योंकि मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जब आप उस रिजोर्ट में गए थे, अनंतरा रिजोर्ट में, वहां पर आपने देखा था कि कुछ खून के धब्बे वगैरह भी वहां पर मौजूद थे। क्या कुछ है वो पूरा मामला? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं पुष्प का और साथ के साथ प्रिंसी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और क्योंकि प्रिंसी जी ने भी पहले दिन से ही, मुझे ध्यान है जब वो DGP साहब तक भी ये मुद्दा लेके गई थी कि इसको ट्रांसफर करवाना है, एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने इसमें किरदार निभाया, और बहुत बहुत आभार भी आपका। लेकिन पुष्प का मैं यकीनन दिल से आभार कहना चाहूंगा कि ये इनकी एक दोस्ती को वो इस अंजाम तक लेके गया और बिना किसी डर के वो बोलता चला गया, वो भी ऐसे प्रभावशाली लोगों के बीच में।
उन्होंने अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्य हो आप, और आपके पेरेंट्स बहुत धन्य हैं पुष्प। यही मैं बात अंकिता के पेरेंट्स को भी मैंने कहा था उनको कि आप भी बहुत धन्य हैं कि आपने एक ऐसी बहादुर बच्ची को जन्म दिया जिसने कि अपने आप को न्यौछावर नहीं किया और अपनी जान देकर एक नई मिसाल पैदा की है। समाज आज पूरा अगर उत्तराखंड एक हो पाया है तो वो इसलिए। अब दूसरी बात विजय जी, जो आपने बोला अभी कि क्या ये प्रकरण इसलिए दबाया जा रहा है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व में रहे हैं कोई सदस्य, उनके बेटे का ये प्रकरण है, मामला है, तो मैं यकीनन इस पर हामी भर सकता हूं, क्योंकि जो चीजें हो रही हैं विगत कई दिनों से, अब हम पत्रकार हैं महोदय, लेकिन हम चीजों को समझते भी हैं और बोलते भी हैं। कई हमारे वीडियोस डिलीट किए गए हैं। पिछले एक हफ्ते से हमारा एक प्रोग्राम चलता है पूछता है उत्तराखंड, वो मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि दर्द एक ही है, क्योंकि उसमें हम बात करते हैं और वो बातें फिर पच नहीं पाती हैं कई लोगों को। मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूं, अगर ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं होता, उत्तर प्रदेश में 4 दिन पहले एक ऑटो रिक्शा में गैंग रेप होता है एक बालिका के साथ जिसकी उम्र 18 साल थी, और आज उसका एनकाउंटर कर दिया है। आज उसका एनकाउंटर कर दिया गया यूपी के अंदर, लखनऊ की यह घटना है। तो विजय भाई, अगर कोशिश की जाए और अगर चीजों को समझा जाए और करने की अगर आपकी हिम्मत हो, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं यहाँ पर योगी जी को, क्योंकि उनका जो बुलडोजर बाबा कहने का अर्थ हो या चाहे वो त्वरित कार्रवाई का, 4 दिन में फैसला हो गया है कि एक रेपिस्ट को किस तरह से गोली मारकर खत्म कर दिया जाए, चाहे वो प्रकरण कोई भी उन्होंने दिखाया हो बाद में। यानी कि पुलिस का भी इसमें जो कार्रवाई हुई है वो वाकई बहुत सख्त हुई है, और पुलिस ने भी दिखाया है कि हाँ, पुलिस किसको कहते हैं या एक अच्छी पुलिसिंग क्या है, जो जनता के हित में हो। हम क्राइम करने के लिए नहीं बोल रहे, पर जनता के हित में। और आज एक व्यक्ति को इस तरह से बचाया जा रहा है, और यकीन मानिए, जब मैंने एडवोकेट वकील साहब को भी एक दिन में ऑनलाइन अपने कार्यक्रम में जोड़ा था, उन्होंने भी साफ कहा कि यहाँ पर एविडेंसेस बहुत कम है। जिस हिसाब से अगर हम देख रहे हैं कि फांसी तक तो शायद ये केस पहुंचेगा ही नहीं, और ये जो चीजें हो रही हैं आज तमाम उत्तराखंड में, 1 महीना 2 दिन हो गए हैं आज इसको प्रक्रिया को, और अभी तक जस का तस वही पड़ा हुआ है। तमाम लोगों को परेशान जरूर किया जा रहा है, तमाम लोगों को यूट्यूब या फेसबुक से वीडियोस हटाए जा रहे हैं। मेरे को तो यहां तक लगता है कि ये मार्क जुकरबर्ग जो कहते हैं कि मैं फेसबुक का मालिक हूं, मुझे लगता है ये पर्टिकुलर चैनल जो फेसबुक है, ये भी कहीं ना कहीं आरएसएस द्वारा ड्रिवन चल रहा है, मुझे लग रहा है। और अगर ये ऐसा है तो ये वाकई बहुत निंदनीय है, और इसकी शायद प्रकाशता देखनी होगी। कल मोदी जी उत्तराखंड आ रहे हैं, और अभी तक मोदी जी ने परसों एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, वो भी एक बुरी घटना थी जिसमें कि 2 लोग गुजरात के भी मौजूद थे, 2 अन्य थे और 2 अन्य थे, तो तकरीबन 6 लोग टोटल, और एक पायलट को मिला के 7 लोग, उसमें तो 2 गुजरात के थे। तो मोदी जी ने सहानुभूति दी है उनको, यानी कि उनको उत्तराखंड के हर प्रकरण के बारे में मालूम होता है, और वो भली भांति जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है उत्तराखंड में। और ऐसा नहीं हो सकता है कि उनके कान तक अंकिता भंडारी की आवाज या चीख ना पहुंची, और वो इस पर भी मौन है, तो ये भी संदेह पैदा करता है। दूसरी, जो तिरंगा रैली अभी निकाली गई थी अंकिता के घर से चिला डैम तक, उसमें भी एबीवीपी जो एक छात्र दल का इनका सदस्य संगठन है, उसके कोई बच्चे शामिल नहीं थे। तो ये तमाम जो चीजें लग रही हैं हमें, आरएसएस के विरुद्ध में कोई वीडियो बनाओ, शायद जो हम अभी वीडियो बना रहे हैं विजय भाई, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं बहुत बार आरएसएस बोलूंगा तो ये वीडियो भी डिलीट हो जाएगी। तो संलिप्तता तो है सर। इसमें लग रहा है कि पॉलिटिकल एंगल भी इसमें कहीं ना कहीं जुड़ रहा है, हो सकता है कि पॉलिटिकल रूप से बहुत दुर्भाग्य है सर, बहुत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ये सारी चीजें हो रही हैं विजय भाई। और मैं तो यही कहना चाहूंगा जितने भी लोग हैं, चाहे वो यहाँ पर हमारा दीप भाई आया हुआ है, प्रिंसी मैम है, या फिर आशुतोष भी हैं, आशुतोष के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया जाता है जहां पर कि वो लड़की प्रियंका के बारे में उन्होंने बताया कि वो मिसिंग है। मिसिंग चलो आप जहां भी हो, लेकिन प्रियंका को किसने इतना उसको उत्साहित किया कि आप जाओ और कंप्लेन कराओ, जबकि इतना बड़ा मुद्दा था नहीं वो। लेकिन उनको भी बार बार फंसाने के लिए या ऐसी कोई मंशा शायद रही होगी। तो ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं, और हो सकता है प्रिंसी के साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हों जहां पे उनको दबाने की या उनकी बातें ना रखे जाने की कुछ बातें हो। दीप के साथ हुआ हो, जब दीप यहाँ पर थे, जब ये आ रखे थे यहाँ पर, मैं 2 दिन लगातार वहां गया हूं, वो लक्ष्मण झूला चौकी में, और केवल ये देखने के लिए कि क्योंकि मेरे को ये था कि ये हमारा मेहमान है, एक बच्चे ने इतनी हिम्मत की है, उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो ये चीजें हैं सर। ठीक है, पुष्प के पास मैं आता हूं। पुष्प, इसमें कुछ अगर हम
तथ्यों के आधार पर बात करें तो कुछ चीजें हमने देखने को मिली, जैसे कि पीएम रिपोर्ट है वो घर वालों को सार्वजनिक नहीं की गई। इसके अलावा माँ को बॉडी नहीं दिखाई गई। पुलिस को इतनी जल्दी थी बॉडी जलाने की, या मैं कहूँ क्या, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक शक भी उत्पन्न करता है कि भाई माँ को बॉडी ना दिखाया जाना, पीएम रिपोर्ट सार्वजनिक ना करना, साक्ष्यों को मिटाए जाने की कोशिश करना, जो बुलडोजर वहां पर चला दिया गया है। और जब अंकिता की जब बॉडी लोगों ने देखी तो उनका कहना था कि जो वहां पर बैठे हुए थे लोग, कि उनके अंकिता के खून भी लगा हुआ था, उसके मतलब जिन्होंने बॉडी देखी वहां पर उन लोगों की गवाही है कि उसके दांत वगैरह भी टूटे हुए थे। और डीएम का बार बार बयान बदलना कि मैंने बुलडोजर चलाने की परमिशन नहीं दी, उसके बाद कहा कि मैंने परमिशन दी। तो पुष्प, आपको क्या लगता है पूरा का पूरा इस प्रकरण में कि ये हो क्यों रहा है पूरा का पूरा इस प्रकरण? क्या ये कुछ मिसिंग हो रही है चीजें, या हमें दिखाई दे रही है कि ये मिसिंग है, या वाकई में इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा कुछ षड्यंत्र आपको लग रहा है पुष्प? सर अगर देखा जाए तो हम सबको पता है कि हो क्या रहा है एक्चुअली, है ना। क्योंकि अगर, वैसे मैं देखो किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहता, मगर अगर सच बात है, अगर वो कल्प्रिट कोई और होते, नॉर्मल होते ना, तो शाम तक पूरी चार्जशीट फाइल हो जाती। क्योंकि उनसे बुलवाने के लिए कितना टाइम लगता है ये हमें भी पता है। पुलिस कितने अच्छे से काम कर सकती है किसी को। अगर उसी को देखा जाए, पहले 10 तारीख दी जाती है, अब 20 तारीख हो जाती है, अभी तक कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। और ऐसा नहीं है कि केस पूरा एक बहुत बड़ा है, केस सारा क्रिस्टल क्लिस्टर क्लियर हो गया था बिल्कुल। अगर 24-25 तारीख तक देखे ना, सब कुछ क्लियर हो गया था, मगर अभी तक कितना टाइम क्यों लग रहा है कुछ नहीं पता है। शायद इसलिए कि हमारी आवाज दब जाए। ऑफ द रिकॉर्ड हमें कई ऐसी चीजें भी पता चली हैं कि भाई उनके जिन्होंने बयान भी बदले हैं, एसआईटी को कुछ और बयान दिए, इस प्रकार की ऑफ द रिकॉर्ड चीजें हैं कई सारी ऐसी इस प्रकार की हो सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो वाकई में ये एक, मैं कहूंगा कि उत्तराखंड की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है। जो लोग अंकिता के जो ये आरोपी हैं, जो ये हत्यारे हैं, उनको सजा दिलाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील ये विषय है। पुष्पा, आपको क्या लगता है कि अंकिता की हत्या, क्योंकि जो ऑफ रिकॉर्ड हमें पता चला है कि उसमें कोई रेप की पुष्टि इस प्रकार से नहीं हुई है, एक शब्द मेरे को बोलने पड़ रहे हैं क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव ये इशू है। आपको क्या लगता है कि हुआ हुआ क्या होगा आखिर उस दिन अंकिता के साथ, उसकी हत्या क्यों हुई है? क्योंकि आप उसके बहुत अच्छे फ्रेंड थे, सारी बातें वो आपसे शेयर करती थी, और आपकी ही बदौलत जो आज अंकिता के जो आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, आज सलाखों के पीछे हैं। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे कि उसकी हत्या क्यों की गई होगी? मंशा क्या रही होगी इसके पीछे? सर अगर टू बी फ्रैंक मैं एक बात बताऊं, मुझे 23 तारीख तक मुझे ये बिलीव ही नहीं था कि मर्डर हो गया। क्योंकि सारी सिचुएशन ऐसी थी कि ज्यादा से ज्यादा किडनैपिंग हो सकती है। क्योंकि अगर पीछे एक दिन पहले की चैट देखें और रात को उसका सडनली गायब हो जाना, तो ऐसा ही लग रहा था। और हूँ, अब अगर देखा जाए, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि बॉडी पे इतने सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि बॉडी जितनी स्वेल हुई है ना, ऐसा लग नहीं हम्म। रहा कि वो 6 दिन से पानी में थी। इतने सारे सवाल। तो जहां तक मुझे लगता है, ऐसा हो सकता है कि उस दिन ना छोड़ के किसी और दिन उनको पानी में फेंका गया हो। ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनको टाइम बहुत मिल गया ना बीच में, 4-5 दिन इनको मिल गए। 4-5 दिन में कितना कुछ हो सकता है हमें पता है। शायद उसमें ये बुलडोजर का प्लान भी हो सकता है, कि अगर कल कोई पकड़े जाते हैं तो बुलडोजर का प्लान भी हो सकता है। और उसके बाद जैसे बॉडी बरामद होती है, हमने देखा कि मतलब पीएम रिपोर्ट में उसमें लिखा है कि फिजिकल असॉल्ट भी हुआ है। और वो कुछ कहीं ना कहीं वो दिख ही रहा था जिन्होंने बॉडी देखी थी। तो उसमें मतलब हम ये मान सकते हैं कि ऐसा ना हो के किसी और दिन भी हो सकता है। तो उस अगर ये चीज सच निकलती है कल को, तो बताइए इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? अगर ये 4 दिन के बाद, अगर वो 4 दिन तक जिंदा थी, और 4 दिन के बाद जब मामला इतना गर्म हो गया, उसके बाद उसको अगर फेंका जाता है, तो बताइए इसका कौन जिम्मेदार होगा? क्या वो पटवारी, या पुलिस, या प्रशासन, जो भी है, कौन होगा? शायद उसी को आप छुपाने के लिए ये पीएम रिपोर्ट में हेर फेर भी हो सकती है। पीएम रिपोर्ट में भी ये हेर मेरे फेर, व्यूज है। हाँ, ये आपके व्यू है। ये अब मेरे मतलब व्यूज है, मेरा क्योंकि सवाल सिर्फ हाँ वही है कि मतलब अगर उसकी हत्या हुई हाँ है तो क्यों हुई? आपको क्यों लगता है, मतलब क्या, क्योंकि उसके साथ रेप वगैरह की पुष्टि नहीं हुई? क्या ये वीआईपी गेस्ट की बिल्कुल। जिसकी बात आ रही है, क्या ये था कि कहीं वीआईपी गेस्ट का नाम सार्वजनिक ना हो जाए? ये कुछ लगता है आपको? हाँ सर बिल्कुल। अगर देखिए, जो जो गया है उसने ये अपनी चैट में खुद मेंशन किया हुआ है कि मुझे ऐसा ऐसा बोला जा रहा है, कोई वीआईपी गेस्ट आता है। तो हम उसकी बात को जुटला तो नहीं सकते ना, कि ऐसा ऐसा कोई वीआईपी एंगल से हम उसको ना देखें उसके केस बाद को। ये रिकॉर्डिंग, स्टाफ मे की बी वो, रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, उसके बाद जो उन्होंने रिकॉर्डिंग हमें हाँ दी हाँ, थी कि भाई पुलिस को फोन किया अंकिता ने और बिल्कुल कहा है कि भाई मेरा बैग लेके आई, उनकी गवाही भी हमारे पास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो जो वीआईपी है, शायद उसको अभी भी, मतलब अभी भी पुलिस वहां तक नहीं पहुंची है। कि जो वीआईपी है उस एंगल से शायद वहां तक अभी तक
मतलब बात नहीं पहुंची है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर होता तो देखिए सर, पहली बात यह है कि अब ये केस छोटा नहीं है, अब ये केस, इसमें जनता इन्वॉल्व है। तो मेरे हिसाब से एसआईटी को जनता को सब कुछ बताना चाहिए इसमें, मतलब एक हद तक, जहां तक उनको डिटेल नहीं तो एटलीस्ट ब्रीफ में थोड़ा बताना चाहिए उनको कि इस केस में एक्चुअली हम किस मुद्दे तक पहुंचे, कहाँ तक पहुंचे, वीआईपी कौन है और कैसे कैसे वीआईपी लोग वहां पे आते थे। ये पुलिस को एक स्टेप आगे करके ये चीजें बतानी चाहिए। एक स्टेप और और आगे रख के प्रिंसी, आपको हाँ, क्या लगता है क्योंकि एसआईटी अभी जांच कर रही है अपनी, लेकिन लोग सीबीआई की भी जांच कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से लगातार बयान जो पलटे जा रहे हैं, डीएम का बयान आता है कि बुलडोजर लाने की उनको परमिशन नहीं दी, उसके बाद कहते हैं कि परमिशन उन्होंने दी, और जो लोग साक्षात्दर्शी थे जिन्होंने अंकिता की उस समय बॉडी देखी होगी, उनका कहना था कि अंकिता की जब उन्होंने बॉडी देखी तो उसके दांत टूटे हुए थे, उसका मुंह पे कुछ मार के निशान थे, और प्रथम जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें भी था कि भाई इसके साथ मार पिटाई वगैरह हुई है। इसके अलावा जो एकदम पे बुलडोजर वगैरह जो चला दिया, माँ को बॉडी ना दिखाया जाना, सेकंड जो पीएम रिपोर्ट है फाइन उसको सार्वजनिक ना किया जाना, तमाम चीजों को अगर हम जोड़े तो आपको क्या लगता है कि वीआईपी गेस्ट को जो नाम सामने पे आ रहा है उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जिस प्रकार से लेट पे लेट हुआ जा रहा है, 1 महीना 2 दिन हो गए, अब को सरकार को भी लगता है कि चलो अब लोगों का आक्रोश खत्म हो गया है, तो इस प्रकार से केस को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। क्या लगता है आपको टोटल देख? देखिए, सबसे पहले मैं एक आपकी बातों का सबका जवाब दूंगी, पर सबसे पहले मैं ये एक बात जरूर कहना चाहूंगी त्रिभुवन चौहान जी से, मतलब उनके समर्थन में एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मानती हूँ कि हाँ हम भी सभी पार्टियों से मतलब हम भी लगते हैं, हमारे दोस्त रिश्तेदार सभी लोग इसमें हैं और सब लोग अभी देख भी रहे होंगे, परंतु मेरा पहला सवाल यही है कि मानते हैं कई मतलब हर दिन प्रतिदिन नई नई घटनाएं हमारे सामने आती हैं, और चाहे हम बोलें कि चोरी की घटना है या अगवा करने की घटना है या कहीं पे कुछ दुराचार की घटना है, मानते हैं कि प्रधानमंत्री होने के नाते वो हर पोस्ट अपनी वॉल से शेयर नहीं कर सकते। ये चीज हम भी मानते हैं और सभी मानते हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भी हो, वो अपने जिले के हर जगह अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये चीजें शेयर नहीं होती, परंतु इतना बड़ा मामला जो इंटरनेशनल लेवल तक गया है, पूरे नेशनल मीडिया ने इस मामले को दिखाया है, तो मतलब ये बहुत ही बड़े दुख की बात है कि हम ये नहीं कहते कि सोशल मीडिया से पूरी दुनिया चलती है, परंतु कहीं ना कहीं पिछले विगत वर्षों से ये देखा गया है कि किसी भी जो भी जनता का प्रतिनिधि है, जो जनता की प्रति अपनी संवेदनाएं रखता है, वो एक सोशल मीडिया की पोस्ट द्वारा अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है, क्योंकि हर वक्त एक प्रतिनिधि का उस तक पहुंचना, जनता के बीच पहुंचना या परिवार तक पहुंचना मुश्किल रहता है, वो नहीं पहुंच पाता, तो एक माध्यम है जनता के बीच अपनी बात रखने का। अगर वो इस बात पर नॉर्मल से हम देखिए, हम इस बात को बढ़ा नहीं रही है, फैक्टफुल बात है जो त्रिभुवन चौहान जी ने भी की, तो ये सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने ये नहीं डाला, तो ये बहुत बड़े दुख की बात है प्रधानमंत्री मोदी जी की। जैसा आपने बताया वो अब केदारनाथ आ भी रहे हैं, बद्रीनाथ भी जाएंगे वो, तो इतनी सारे जब वो शेड्यूल कर रहे हैं तो उसके बीच मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी ने इस बात के बारे में ना बताया हो या उन तक ये बात ना पहुंची हो। भले ही वो पिछले बैक एंड पे अपनी सूचना ले रहे हो, फोन द्वारा बात कर रहे हो, परंतु जनता तक उन्हें ये बात पहुंचानी चाहिए थी। दूसरी चीज आपने मुझे बोली कि एसआईटी जांच, कि आपने मुझे क्या प्रश्न किया था विजय जी एसआईटी जांच से आपको रिलेटेड? पसंद क्या है जो चीजें सामने पे आ रही हैं, जैसे कि पीएम रिपोर्ट का सार्वजनिक ना किया जाना, उसके बाद जी, चीज मैं जिन्होंने, बताती हूँ आपको जी, एसआईटी आपने मुझे ये पूछा था कि क्योंकि डीएम सीबीआई की लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को एसआईटी पे ज्यादा भरोसा नहीं रहा है, जी, एसआईटी लेट पे लेट किए जा रही है। और आप ये देखिएगा, बिल्कुल भरोसा जब उठना उस पर वाजिब बुलडोजर भी तो है, चला दिया गया, लेकिन अब आम जनता को वहां पे जाने से रोक दिया जा रहा है, पत्रकारों को वहां पर रोक दिया जा रहा है, जिसको त्रिभुवन जहाँ चौहान ने रिपोर्ट करी है वहां पे। जहाँ पूरे उत्तराखंड के बेरोजगार सड़कों पर हों, जहाँ वो हर परीक्षा के लिए मांग कर रहे हों, जहाँ हर चीज में उनको बस धरना प्रदर्शन के जरिए सरकार तक अपनी आवाज पहुंचानी पड़ रही हो, तो वहां पर क्यों नहीं कोई सीबीआई की जांच करेगा? बताइए, आप सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं कोई करेगा? आप खुद बताइए इस बात को। दूसरी लेकिन चीज जो सीबीआई आपने जांच बोला, की मांग सरकार नहीं मान रही है ना, सरकार दे नहीं रही है सीबीआई को। देखिए मानना ना मानना, देखिए हम ये तो नहीं कर सकते कि हम वहां जाए और उनके कान पकड़ के जी हमने आपको कुर्सी पे बैठाया तो आपने, ये हम नहीं कर सकते, हम सिर्फ मांग कर सकते हैं। अभी जो हमारा दायरा है वो एक मांग का दायरा है। दूसरी चीज आपने मुझे पूछी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उनका बयान बदला जा रहा है, तो बहुत बड़े दुख की बात है कि वो बयान मतलब पहले वो पत्राचार के माध्यम से सब तक ये सूचना पहुंचाते हैं कि भाई मैंने बुलडोजर का आदेश नहीं दिया, फिर क्या ऐसा होता है कि वो दोबारा बोलते हैं कि हाँ मैंने आदेश दिया है, तो कहीं ना कहीं उन पर मुझे लगता है कि उन पर जोर था,
और ऊपर से कहीं ना कहीं उन्हें फोन आया था। ये मैं सीधे सीधे बोलती हूँ, इसमें कोई झुटलाने वाली या पीछे होने वाली बात नहीं है। आप इतने बड़े पद पर हैं, एक प्रशासनिक पद पर हैं, आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं जो पूरे जिला पौड़ी की आपके पास कमान है, और आप ऐसे बयान कर रहे हैं। कितनी बड़ी और सोचनीय विषय है ये। और ये मैं ही नहीं बोल रही, पूरी जनता उस दिन से लगातार ये बात बोल रही है कि भाई आप बयान बदल दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं बार बार बोलूंगी कि आशुतोष नेगी जी का मैं आज धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सिर्फ बोलने, सड़कों पर अगर हम धरना प्रदर्शन करें, रैली से, उससे दबाव जरूर बनता है, परंतु हम प्रश्नों के उत्तर नहीं मांग पाते। तो इसी के लिए कोर्ट एक जरिया बना है। वकील जो हमारे हैं, जो वहां पर हमारी बात पहुंचाते हैं जज साहब तक, हाई कोर्ट तक, ये एक जरिया है जिसके द्वारा हम अपने प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं। और आशुतोष नेगी जी ने आज जो वहां पे PIL डाली थी, और आज जो भी जज साहब ने अपनी वो करी थी कि भाई आप SIT की जांच बताओ, तो उसी में मुझे लगता है इसका उत्तर भी हमें कहीं ना कहीं 3 नवंबर तक का टाइम दिया है, और 3 नवंबर को इसका हमें जवाब भी मिलेगा। साथ ही साथ आपने बोला कि SIT की जांच, SIT जैसे पुष्प ने भी आप ये बात कही कि आज मुझे लगता है 1 महीना 2 दिन पूरे हो चुके हैं अंकिता को गायब हुए हुए। पर अगर हम देखें तो जांच शुरू हुई थी 22 या 23 तारीख से, पुलिस के पास जांच गई थी। मानते हैं कि जब आरोपी नहीं मिलता, आरोपी को पकड़ने में ही 10-15 दिन लग जाते हैं, उसके बाद आपकी जांच में समय लगता है 2-3 महीने का। परंतु यहाँ पर अगर मैं बात बताऊं तो आरोपी मुझे लगता है अंकिता के गायब होने से 3-4 दिन बाद ही मिल चुके थे उन्हें, और उन्हें खुद कबूला है। जिस दिन पुलिस को ट्रांसफर हुआ था तुरंत उसी रात उनको पकड़ लिया गया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, उस दिन उनसे पूछताछ हुई थी। जब अगले दिन मौत की पुष्टि हुई, जब बॉडी मिली, तो ऑब्वियसली केस और ये FIR दर्ज होना उनपे स्वाभाविक था। तो मेरा कहने का ये मतलब है, जब 3 से 4 दिन बाद आपको आरोपी भी मिल गए, सब चीज हो गई, एक SIT की मतलब टीम भी गठित हो गई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जिसे कहते हैं, उसमें आप पूरा 1 महीना लगा रहे हैं पूरी जांच में, आपके पास आरोपी भी हैं, सारी चीजें मान देंगे, फॉरेंसिक टीम भी होती है, कुछ सबूत वो जुटाती है, और फॉरेंसिक टीम के बाद पुलिस ने भी जो मौके पे जो वीडियोग्राफी और सबूत के होंगे वो भी आपने जुटा लिए। परंतु क्या हमारे पास इतने पुलिस बल और इतने इंटेलिजेंट ऑफिसर्स की कमी है कि 1 महीने में भी हम इस केस को नहीं सुलझा पा रहे हैं? और एक मतलब मैं बोलूंगी, एक पत्रकार आशुतोष नेगी को हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है इस बात का जवाब लेने के लिए कि आप हमें ये बताइए कि अभी तक क्या चल रहा है। ये वाकई में बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है, और मुझे लगता है कि हम लोग ना चीजें बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। कब 1 महीना 2 दिन बीत गए, कुछ पता नहीं। अब शायद लोगों को पता भी नहीं होगा किस मामले में चल क्या रहा होगा, और ज्यादा इतना मुझे लगता है ज्यादा इंटरेस्ट भी इतना लोग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग एक देख रहे थे कि हस्ताक्षर अभियान एक लोग चलाया जा रहा था, हालांकि हम लोगों ने भी उस पर हस्ताक्षर की। त्रिभुवन चौहान जी, मैं आपके पास आता हूँ, आपको क्या लगता है इस तमाम मुद्दे को देखते हुए, जिस समय आक्रोश था लोगों के पास, हमने श्रीनगर, आप लोग गए थे, और श्रीनगर में आपने देखा कितना जनाक्रोश वहां पर उठ रहा था, ऐसा लग रहा था मानो पूरा उत्तराखंड आज वहां पर आ गया हो, श्रीकोट जहां पर वो। लेकिन आज अब ये नहीं दिखाई देता। अब कोई अंकिता के बारे में बात नहीं कर रहा है, क्या लोग भूल गए हैं इन सब चीजों को? आज हम देख रहे थे कुछ लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, लोगों को बताना पड़ रहा है कि आइए यहाँ पर हस्ताक्षर कीजिएगा, जो अंकिता बेटी को न्याय दिलाने के लिए, अंकिता बहन को न्याय दिलाने के लिए वहां पर मांगे अपनी रखी गई थी। आपको क्या लग रहा था अब लोग भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे करके? नहीं विजय भाई, भूल कोई नहीं रहा है, दिल में है। अब हर दिन उस दर्द को कुरेदा नहीं जा सकता, पर ये यकीन मानिएगा, जितना हम आज, मुझे जो लगता है उत्तराखंड, हम जो नेताओं को गाली दे रहे हैं तमाम, सबसे बड़ी बात है, मैम ने कहा है 3 नवंबर को इन्होंने उस पर कुछ देना है अपना स्पष्टीकरण। 9 नवंबर को हमारा राज्य स्थापना दिवस भी है, और देखते देखते 22 पूरे हो जाएंगे साल। 22 वर्षों में नेताओं ने जितना बिगाड़ा है। आज वो हस्ताक्षर रैली में भी जब मैं गया था, तो वहां पर एक व्यक्ति ने बोला था, कल सुबह आप देखेंगे भी उसको, कि उन्होंने कहा कि ये नेता जो पिछले 22 वर्षों में तमाम चेहरे वही हैं, पर ये कभी पार्टी कभी एक कांग्रेस में होता है, कभी बीजेपी में, कभी कहीं। हमारी कमी मुझे लग रहा है आम आदमी में भी उतनी है विजय भाई। हम लोग भी तब तक नहीं जाग रहे हैं जब तक कि हमारे दरवाजे पर दस्तक ना हो रही हो। जिस दिन हमारे दरवाजे पर दस्तक होनी शुरू हो जाएगी, तब कान खड़े हो रहे हैं यहाँ पर लोगों के। जब तक अगर मेरे घर का ताला नहीं टूट रहा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पड़ोस में क्या चोरी हुई है या नहीं हुई है। आज अंकिता बहन के साथ भी यही हुआ है, लेकिन मैं फिर एक बार कहूंगा कि उसने जो अपनी शहादत दी है अंकिता ने, आज उसने उत्तराखंड की जनता को कम से कम इतना जागरूक जरूर कर दिया कि तमाम लोग आज सड़क पर हैं। लोग कई हैं, देखिए जो करने वाले हैं वो दिखते हैं। आज इसमें राजनीतिकरण भी हो रहा है, तमाम चीजें भी होनी शुरू हुई हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तन मन धन से अभी भी लगे हुए हैं। आज एक वीडियो अंकिता के पेरेंट्स का ने भी जारी किया,
देखिएगा आज उनको भी लगा कि हाँ हमें भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए, पर इसमें लोग, मैं ये मानता हूं उत्तराखंड में अगर जरूरत पड़े लोगों को तो ये एक और आंदोलन की शायद इसी तरह से आवश्यकता होगी जब 94 में वो शुरू हुआ था उत्तराखंड एक अलग राज्य बनने के लिए, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं वो तमाम अव्यवस्थित हो चुकी हैं। हम लोग आज जो मैम ने भी अभी बोला, प्रिंसी भी कह रही थी अभी कि तमाम युवा सड़कों पर है, पर एक चीज जरूर है, देखिएगा हम ये तमाम युवाओं को भी कंट्रोल में करके उनकी हम बाइट भी लेते हैं, उनसे मिलने भी जाते हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं औरों तक भी दिखाते हैं उस चीज को। पर मुझे ये अफसोस होता है ये तमाम लोग, आप देखिएगा एक बेरोजगार संगठन है तो उसमें एलटी वाले अलग हैं, उसमें ये वीडियो वाले अलग हैं, उसमें एरीगेशन वाले अलग हैं, उसमें स्वास्थ्य वाले अलग हैं, नर्सिंग वाले अलग हैं, ये तमाम लोग भी अलग लेंगे। सबका समाधान सरकार ने करना है, पर ये आज तक एकजुट हो ही नहीं पाए। समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। ये तमाम जो लोग हैं इनके अंदर भी अपने आप में ही एक राजनीति घुस गई है कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, और ये अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते, आपने देखा होगा चुनाव से पहले उत्तराखंड भू कानून मांगने के लिए तकरीबन 10 अलग अलग दल अपनी अपनी पैरवी कर रहे थे, हर किसी का एक नेता था, पर ये नहीं हुआ कि ये 10 नेता एक बन जाए और एकता से हम भू कानून की मांग करें। आज अगर भू कानून शायद सशक्त होता, पुलकित आर्य का बाप यहाँ देहरादून या उत्तराखंड में नहीं होता अगर भू कानून सशक्त होता। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये कनेक्टिंग हैं, इसमें उत्तराखंड की जनता को मैं दोषी ज्यादा मानता हूं। अभी सरकार को भी तो इन्होंने ही चुना है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, बराबर दोनों ने राज किया है उत्तराखंड में, लेकिन दोनों की भूमिकाओं अगर देखें दोनों ही बहुत संशय में है और अभी तक बहुत कुछ अच्छा दे नहीं पाए हैं ये उत्तराखंड। और अगर इसी तरह से चीजें चलती रही तो यकीनन बहुत अंधेरा हो जाएगा। आज एक सफलता, कल धामी जी का एक प्रोग्राम मैंने भी वो दिखाया, उनका था प्रखर उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड बहुत अच्छा हो रहा है। कहाँ हो रहा है ये हमें पता ही नहीं चल पा रहा है। अच्छा, अगर ऐसे डिबेट प्रोग्राम आपको किसी पेड चैनल पर करने हो तो उससे अच्छा कर, मैं आपको व्यवस्था बताता हूँ, आप आके एक बारी परेड ग्राउंड में एक बड़ा भव्य सा करो, उसमें तमाम लोगों को बुलाओ, उसमें मैं बोलता हूँ मीडिया को भी मत बुलाओ, आप आम आदमी को बुला लो और उनके प्रश्नों के आंसर मुख्यमंत्री खुद कर लें, आपको पता चल जाएगा कि उत्तराखंड में हो क्या रहा है। आज अंकिता का मैं शुक्रगुजार भी हूं, उस बहन ने तमाम उत्तराखंड की आंखें खोली हैं, पर अब दर्द ये है कि ये आंखें कहीं बंद ना हो जाएं और अपने कामों में लोग वापस न लग जाएं, क्योंकि यही होते आया है। पर मैं फिर भी कहूंगा एक बारी ये उत्तर प्रदेश का जो प्रकरण हुआ है उसके तर्ज पर सोचा जाए तो वाकई योगी जी ने जो काम करके दिखाया है अब तक वो केवल बातें ही नहीं थी, वो थी। और अगर ये एक और चीज है कि अगर वो उत्तर प्रदेश वाला केस किसी भाजपा के नेता के बेटे द्वारा किया जाता, क्या वहां पर ऐसा होता तो शायद योगी जी की परीक्षा हो सकती थी, लेकिन वो अभी तो इस परीक्षा पे हुए हैं कामयाब, एनकाउंटर 4 दिन में। सोचिएगा अगर, और ये पुष्प की बात में, पुष्प ने कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है, तो पुष्प मेरी भी यही व्यक्तिगत राय है कि अगर अंकिता के साथ कुछ भी हुआ हो, मुझे तो लगता है ये उस दिन इन्होंने किया है जिस दिन पुलिस को ट्रांसफर हुआ ये केस। जब तक ये राजस्व में था उनको फ्री था, उनको पता था हमने राजस्व खरीद रखा है। और ये देखिए कितनी बड़ी बात है, प्रिंसी मैम ने भी नाम लिया था वैभव का, वो व्यक्ति आज भी खुलेआम घूम रहा है, वो पत्रकारों को अपनी बाइट दे रहा है कि मैं इसमें साफ हूं, मेरी कोई गलती नहीं है। अरे तुम्हारी क्यों गलती नहीं है, तुम्हें क्यों पद पे रखा जाए, तुम्हें जेल में अंदर होना चाहिए था। तो ये कमी भी है, जो ये तमाम लोग हैं इनको जेलों में बंद करना चाहिए। तो यही कहना है मेरा विजय भाई, पर उत्तराखंड की जनता को एक तो होना पड़ेगा सर, अदरवाइज दिस इज वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ बिकॉज द सिचुएशन हियर इज बॉइलिंग, पीपल आर बॉइलिंग इनसाइड, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। कुछ करेंगे कब, क्योंकि कुछ करने जाते हैं तो डंडे पड़ते हैं। आपने देखा होगा 2 दिन पहले भरी बारिश में बच्चे जा रहे हैं अपनी धरना प्रदर्शन पर, उसके बाद वहां से महिलाओं को भी उठाया जाता है, उनको डाल के गाड़ियों में, और उसमें पुलिस की गलती नहीं मानता इस वाले प्रकरण में, क्योंकि पुलिस को कौन दे रहा है ये कि सरकार बोल रही है कि जाओ इनको गिरफ्तार कर लो, इनको हटाओ वहां से। तो ये तमाम, और शायद इस पर्टिकुलर प्रकरण में भी अगर हम बोल रहे हैं कि पुलिस बहुत अच्छा काम नहीं कर रही, प्रेशर में है सरकार जिसकी, पुलिस उसकी। तो ये चीजें देखनी होंगी। सरकार के बारे में बहुत प्रश्न हैं जो शायद धामी जी को सुनाई देने चाहिए और उनको इस पर उत्तर भी देना चाहिए। बिल्कुल सही बात सही है आपने। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, जो नाकाम व्यवस्थाएं, राजतंत्र राजशाही जो हमारे पास है,
उनका शिकार ना जाने कितनी अंकिता और भी हुई होंगी। और तमाम, अगर हम अंकिता के अलावा और मुद्दों पर भी बात करें, ना जाने आजकल कितने नौजवान जो लगातार शिकार होते हुए आ रहे हैं इस नाकाम व्यवस्था का, और ना जाने कितने और भी होंगे। लेकिन अंकिता की पर्टिकुलर केस की मैं बात करूं तो शायद जो दर्द उनके परिवार वालों ने झेला है, शायद उस दर्द को हम महसूस ही कर सकते हैं कि कितना दर्द उन्होंने झेला है। और मैं देख रहा था जिस समय श्रीनगर में उसकी बॉडी थी, तो कई लोग उनके घर वालों पर भी इल्जाम लगा रहे थे कि इसके पिताजी बिक गए हैं, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। खैर, जन पब्लिक है, लेकिन पब्लिक को इस तरीके की बातें भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परिवार इस पर मैं कहना चाहूंगा विजय जी, मैं ये कहना चाहता हूं उन तमाम लोगों को भी जिन्होंने ये किया। उस दिन भी मैं वहीं था, और ये अंकिता के पिताजी या माताजी ने नहीं कहा कभी कि हमें 1 करोड़ रुपए दो। ये जो लोग वहां पर आ रखे थे, उन्होंने 3 मांगे रखी, जो मैं आज फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पहली मांग थी उनकी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप सार्वजनिक करो, तब बॉडी को हम अंत्येष्टि करेंगे। दूसरी मांग थी कि 1 करोड़ रुपए परिवार को दिए जाएं, तब अंत्येष्टि करेंगे। और तीसरी थी कि सरकारी नौकरी का प्रावधान हो उस भाई के लिए, तब हम अंत्येष्टि करेंगे। और ये आम पब्लिक की आवाज थी, उसके पिताजी की आवाज नहीं थी। और उनके पिताजी को हमने कितनी बार बोला है कि आपको कुछ मदद करवाने के लिए अगर कुछ बैंक खाते, उन्होंने हमेशा मना किया है उस चीज के लिए। तो कृपया उस परिवार को तंज करना बंद कर दें। वो एक ऐसा परिवार है जिन्होंने अपने घर में एक लक्ष्मीबाई बेटी दी है, रानी लक्ष्मीबाई या रानी चेन्नम्मा की हम बात करते थे, या हमारी जो बड़ी बड़ी वीरांगनाएं हुई हैं, वो एक तीलू रौतेली निकल के आई है। अगर उसके परिवारजन को इस तरह से बात करते हैं तो यानी कि आपके दिल में खोट है। ये वैसी ही खोट है जैसे वो एक जो आरएसएस का नेता था, मैं नाम उसका भूल रहा हूं, जो जिसके खिलाफ हरिद्वार में कंप्लेन लिखाने लोग गए थे, रायवाला में। तो ये ऐसी जो मानसिकता होती है, नीच मानसिकता मैं इसको कहूंगा, पर परिवारजनों का इसमें कोई उल्लेख नहीं था, क्योंकि हम वहीं पर थे उस समय। जी विजय जी, माफी चाहता हूं। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही एग्जाम्पल इसका दिया है, क्योंकि गलत खबरें एक स्वस्थ लोकतंत्र को भी बर्बाद कर सकते हैं। जिस प्रकार की गलत खबरें अंकिता केस में भी चली, उनके पिताजी को कहा गया ये बिक गए हैं। भाई, इसकी बेटी, एक जवान बेटी इसने खो दी, और आप उस पर ऐसी बातें कर रहे हैं। और गलत खबरें आप ये देखिए, कई बार पुष्प के बारे में भी गलत खबरें चलाई गई शुरुआत में कि पुष्प ही है असली कातिल। इस प्रकार की गलत खबरें इसमें चलाई गई। तो इन गलत खबरों से भी बचे। पुष्प, सबसे ज्यादा दुख जो हुआ था उनके घर वालों को, हमने देखा कि कितना दुख होना हुआ था। और शायद क्योंकि अंकिता आपसे भी जुड़ी रही है लगातार, आप उसके संपर्क में, आपकी बहुत अच्छी दोस्त थी वो, तो शायद आपका भी जो दुख है, जितना परिवार को दुख हुआ होगा उतना ही दुख आपको भी हुआ। आपको क्या कुछ अब डिमांड है सरकार से, या क्या कुछ लगता है आपको कि अब सरकार को ये चीजें इसमें अब कर लेनी चाहिए, क्योंकि 1 महीना 2 दिन हो गए हैं। आपकी क्या कुछ डिमांड है आप सरकार से, मतलब क्या कुछ करना चाहते हैं कि ये चीज होना चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले तो यही डिमांड है कि जो चार्जशीट है वो अभी तक फाइल हो जानी चाहिए थी, और विद इन 2 डेज या 3 डेज को फाइल हो जानी चाहिए, ताकि सबको पता लगे कि केस क्या था और अभी तक केस किस डायरेक्शन में गया है, वो सब कुछ पता लगना चाहिए। उसके बाद अब उनकी फैमिली भी चाहती है कि सीबीआई तक केस जाए, तो फिर मेरी भी यही डिमांड है। अगर वो चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी हो। और तीसरा, मैं ये चाहता हूँ कि सर, आपको भी पता है, जनता भी जानती है कि सर फांसी से कम कोई सजा नहीं हो सकती उनके लिए, क्योंकि जो इस केस को समझ रहे हैं, जिन्होंने देखा है, उनको पता है। ये मेरी बस यही डिमांड है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता। एक तो चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, एक सीबीआई जांच इसमें हो, और दूसरा इनको फांसी की सजा हो। 3 बेसिक डिमांड है इस पूरे केस के लिए। इन बेसिक डिमांड्स तो है ही सर। ये तीनों ये चीजें डिमांड मतलब जितनी जल्दी हो जाए उतनी पॉसिबल है। और अगर उतनी पॉसिबल। अगर जैसे सर बोल रहे थे, त्रिभुवन सर भी बोल रहे थे कि जैसे कि अंकिता ने अब सबकी आंखें खोल दी है ना। और अगर देखा जाए तो ये केस बहुत बड़ी एग्जाम्पल बन सकता है ऐसे लोगों के लिए जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और आने वाले टाइम में ऐसे कुछ लॉज भी बनने चाहिए कि उनके दिल में डर हो कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो विद इन 2 मंथ्स और 3 मंथ के बाद हमें भी फांसी हो जाएगी। जो दिल्ली में इस चीज का निर्भया डर भी उनके लिए बांधे रहना चाहिए। एक लो बन सकता है, तो मुझे लगता है कि अंकिता के लिए भी पूरा एक इस प्रकार से बिल्कुल लो, बिल्कुल एक बिल्कुल। नजदीक पेश जरूर होनी चाहिए। क्योंकि अब पुराने पुराने केस भी आ रहे हैं, जैसे ठीक अंकिता जैसा केस है, ममता बहुगुणा का आपने केस देखा होगा। इसके अलावा जो लड़का कोटद्वार से गायब हुआ उसका भी केस आपने देखा, उत्तरकाशी का केस आपने देखा। तो इस प्रकार के केस भी निकल निकल के अब सामने आ रहे हैं, तो मुझे लगता है एक नजीर भी पेश होना चाहिए। लेकिन इसी बीच में प्रिंसी रावत के पास मैं आता हूँ। प्रिंसी, लास्ट आपसे जाते जाते एक सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा कि इन सभी पूरा तमाम
जो ये घटनाक्रम हुआ है, क्या अब इस पे राजनीति भी हो रही है? मैं देख रहा हूँ कि जबरदस्ती की इसमें राजनीति हो रही है। विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ छोटे-छोटे दल चाह रहे हैं कि इस पे वो हाइलाइट हो जाएँ, कुछ समाज सेवी भी चाह रहे हैं कि इस पे हाइलाइट हो जाएँ। तो अब ये मुझे राजनीति का फील्ड ज़्यादा लगने लगा। आपकी राय में क्यों है? क्योंकि आप खुद एक समाज सेवी हैं और लगातार समाज से मुद्दे उठाती भी रहती हैं और ये मुद्दा भी आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि इस मुद्दे में शुरुआत से ही आप काम पे लगी हुई थी। हालाँकि इसके बाद बहुत सारे समाज सेवी इसमें आ गए थे बताने कि हाँ भाई, हम भी इसमें हैं, हम भी ये मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन जब ज़रूरत थी तब इसमें कोई नहीं आया। लेकिन अब हर कोई इसमें पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि अब जबरदस्ती की मैं राजनीति क्यों हो शायद रही इस बात को बोलने में आपके 4 से 5 मिनट लूं, तो मैं सबसे पहले बोलूंगी कि बार-बार मैं अगर व्यक्तिगत अपनी बात बताऊं तो अगर मैं अपना सर्कल देखूं तो मेरे सर्कल में भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा हैं और अनदर पार्टीज के कम हैं, अगर मैं आपको बताऊं। परंतु फिर भी मैं ये बात कहती हूँ, जैसे आपने मुझे बोला कि क्या इस मुद्दे को राजनीतिक बनाया जा रहा है, तो मैं बोलूंगी मुद्दा कोई भी हो, जब विपक्ष होता है तो वो बोलता है, ठीक है, विपक्ष होता है वो बोलता है, उसे राजनीतिक मुद्दा आप तब बोल सकते हैं जब कहीं पे मैं बोलूंगी कि भाई जैसे मोदी जी ने इतने लाख का सूट क्यों पहना या राहुल गांधी ने टी शर्ट क्यों, तो वो राजनीतिक मुद्दे हैं, उनको उन मुद्दों को अलग रखते हुए मैं ये बात कहना चाहूंगी कि अगर कांग्रेस भी हो, आम आदमी पार्टी भी हो या उत्तराखंड क्रांति दल ही क्यों ना हो या और अनदर पार्टीज जो भी हैं, अगर उनका कोई भी मेंबर, कोई भी सदस्य, देखिए मैंने अपना स्टैंड क्लियर किया, मैं अभी भी ना पूर्व में ना अभी किसी भी पार्टी की सदस्य नहीं हूँ, मैं अभी न्यूट्रल हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ। परंतु अगर किसी भी पार्टी का कोई भी सदस्य अपना 1 घंटा या 15 मिनट भी अंकिता के न्याय के लिए आवाज उठा रहा है या वो किसी रैली में जा रहा है या धरने में जा रहा है, तो मैं उसे किसी भी राजनीतिक स्टंट का नाम नहीं दूंगी। मुझे ये लगता है कि वो लोग अगर अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं तो वो एफर्ट भी इस टाइम पे बहुत जरूरी हैं, चाहे वो धरने के माध्यम से डाल रहे हैं, चाहे वो रैली के माध्यम से डाल रहे हैं, चाहे वो लाइव के माध्यम से डाल रहे हैं, चाहे वो अपने बैकएंड पे सूचनाएं एकत्रित करने के मतलब से डाल रहे हैं। और मैं दूसरी नहीं, चीज इसमें आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी जारी है कई बार। लोग आगोश में इस तरीके की बात कह रहे हैं जो अभी तक हुआ नहीं है, सब चीजें देखिए, इस मैंने प्रकार की भी बातें अगर भी मैं आ रही हैं। व्यक्तिगत तौर पे अगर बताऊं, जितने मैंने लोगों के कमेंट्स भी देखे हैं, और देखिए मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि जैसे कोई राजनीति के चक्रों में हम कह रहे हैं कि कई हालांकि ऐसी बातें सामने पे आई कि अंकिता के फादर ने 1 करोड़ रुपए उनसे ले लिए, अंकिता के फादर बिक गए अपनी बेटी को, बिल्कुल इस गलत, प्रकार ये की बिल्कुल बातें, गलत ये बोल मैं रहे कह रहा हैं। हूँ। अंकिता के पिताजी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जैसे त्रिभुवन चौहान जी ने कहा, ये उस समय श्रीनगर ही वहां पर थे, मौके पर थे, तो ऐसा कुछ नहीं। ये जो मांगे हैं ये जनता द्वारा उठाई गई थी और उठाई जा रही हैं अभी भी, ऐसा नहीं कि नहीं उठाई जा रही हैं। और मैं कहीं ना कहीं देखूं कि जब एक मुद्दा इंटरनेशनल लेवल तक जाता है तो उसमें मीडिया और पत्रकार, देखिए आप पत्रकार बंधु उत्तराखंड से हैं, ऐसे ही कई मीडिया वाले हैं जो अलग अलग राज्यों से भी हैं, तो कई लोग ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स भी अलग अलग लोगों से बना के बात करके बना रहे हैं जिनको पूरी सूचना ही नहीं है कि अंदर हो क्या रहा है। तो मैं सबको यही सूचना देना चाहूंगी कि जो भी अपने माध्यम से कोई ऐसी रिपोर्ट बना रहे हैं या सूचना बना रहे हैं, वो ऐसे लोगों से ही बात करें जो प्रथम दिन में इस केस से लगे हुए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे विजय जी हो, चाहे त्रिभुवन जी हो, चाहे पुष्प हो, चाहे और भी कितने भी लोग मैंने देखा, कई यूकेडी की महिलाएं भी हैं, आम आदमी पार्टी की महिला, कई महिलाएं हैं जो लगातार इसमें बनी हुई है, महिलाएं भी और पुरुष भी, उनसे बातचीत करके ही वो अपनी रिपोर्ट बनाए। लास्ट में मैं ज्यादा समय ना लेते हुए ये जरूर बोलूंगी कि व्यक्तिगत तौर पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे भी कई लोगों द्वारा कहा गया, कई लोगों द्वारा मेरे पोस्ट पर कमेंट्स भी लिखे गए कि जी आप कहाँ थे। मैं सच बताऊं तो मैं एम्स में जिस दिन अंकिता का शव लाया गया मैं वहां पर मौजूद नहीं थी। मैं सच बताऊं कि श्रीनगर में जब पूरी भीड़, पूरे छात्र संगठन वहां इकट्ठा थे अंकिता के न्याय के लिए, मैं उस दिन वहां नहीं थी, मैं खुद ये बात बोलती हूँ। परंतु मैं उस दिन थी जिस दिन पुष्प जम्मू से यहाँ नहीं आ पा रहा था, पुष्प से मेरी बात हुई, पुष्प ने कहा शायद मुझे भी डर लग रहा है अगर मैं वहां पे आया मेरे खिलाफ केस है। मैं उस दिन वहां थी, मैंने पुष्प को बोला कि पुष्प आप आओ, हम लोग आपके साथ हैं। मैं उस दिन वहां थी जब अंकिता के पिताजी सुबह यहाँ पहुंचे और उन्होंने मुझे फोन किया कि मैडम मुझे महिला आयोग के पास जाना है। अच्छा एक और चीज बताऊं, फिर लोग मुझे बोलेंगे मैं पैरवी कर रही हूँ, मैं सरकार के साथ हूँ, परंतु बताऊं कि राज्य महिला आयोग को जब मैंने फोन किया, पुष्प यहाँ पे साक्षी है आज सामने, पुष्प से बड़ा साक्षी इस बात का कोई नहीं है कि पुष्प और उनके पिताजी और उनका पूरा परिवार, तो मैं वहां महिला आयोग लेके गई, उनसे बात करो, सामने सामने ही उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि जल्दी ये केस पुलिस को ट्रांसफर किया जाए। 21 सितंबर की मैं आपको बात बता रही हूँ। तो जितना मुझसे हो पाया अगर मैं उतना मैंने किया, परंतु कई लोगों ने ये भी लिखा कि आप रैली में नहीं आए, धर में नहीं आए। तो मैं आपको बताऊं कि उसी बीच टिहरी की जो महिला है एक प्रीति, जो विकास नगर में रहती थी, उसे किसी परिवार ने तवे से जलाए थे। त्रिभुवन चौहान जी आप भी इस बात से अवगत होंगे, शायद तवे से पूरे परिवार ने जलाया था। वो बात की खबर भी मुझे उसी दिन 20-21 की रात में लगी
उस केस पे भी मैं बैक एंड पे कार्य कर रही थी और मेरे द्वारा ही सूचना दी गई थी यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष रोशन रतूड़ी जी को। उन्होंने सारा इस पे कार्यवाही की और कोरोनेशन अस्पताल भी महिला को उसके बाद पहुंचाया। आरोपी भी उसमें 2 दिन के अंदर ही, 1 दिन के अंदर ही गिरफ्तार हो गए थे। दूसरी चीज, एक मैं सिर्फ सॉरी, मैं यहाँ पर व्यक्तिगत एक वो नहीं बनाना चाहती हूँ माहौल, परंतु मैं अपनी बात आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि उसी बीच में मैंने एक अपने फेसबुक माध्यम से एक पोस्ट डाली कि एक बच्चा रामनगर नैनीताल का भर्ती है अस्पताल में, जिसको एम्स प्रशासन मतलब बोल देता है कि आप घर चले जाओ अगर आप पैसे समय पर जमा नहीं करवा पाओगे। तो उन 2 दिनों के भीतर मैंने 2 लाख रुपए इकट्ठे करे उस बच्चे के लिए। तो आप बताइए, अंकिता चली गई, अंकिता के लिए कई पार्टियों, कई संगठनों, आम आदमी रोड पे था उन 2-3 दिनों में। तो मेरी जरूरत उस भीड़ में थी या मेरी जरूरत उस प्रीति महिला को न्याय दिलाने के लिए थी या उस बच्चे की जान बचाने के लिए थी? विजय जी, मैं आपसे, त्रिभुवन चौहान जी, आपसे मैं एक बात पूछना, मैं अपनी बात रखते हुए कई ऐसे लोगों की, औरों की भी बात कर रही हूँ जो बेचारे शायद किसी और अन्य कार्यों पर लगे हों। तो इसका संघर्ष यही है, इसका समाधान यही है, इसका अंत यही है। मैं यही कहना चाहूंगी कि आप किसी भी आदमी पे आरोप प्रत्यारोप ना करें। इस समय यह समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है कि तूने ये नहीं करा, तूने पोस्ट नहीं डाली, तू रैली में नहीं आया, तू धरने में नहीं आया, तूने मोमबत्ती जलाई। कोई भी इंसान अगर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट अपना समय दे रहा है अंकिता के लिए, सिर्फ फेसबुक पर इतना लिख रहा है कि अंकिता भंडारी को न्याय दें, तो वो भी बहुत बड़ी बात है इस टाइम पर। मैं सभी के संघर्ष को सलाम भी करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मनगढ़ंत कहानियां अपने आप में ना बनाए। कुछ मैं आपसे जाते जाते एक सवाल कुछ लगातार कमेंट में मैं पढ़ रहा हूँ और कमेंट में आपसे भी लोग कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आप पर भी एक आरोप लगा था कि 15-16 को आप रिजोर्ट आए थे, इस प्रकार की खबरें भी मीडिया में चली थी। इसका खंडन आप कीजिएगा, क्योंकि लगातार लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में 15-16 को आप आए थे उस रिजोर्ट में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आया था और मैंने इनफैक्ट मैं जब गया था मैंने पुलिस को खुद भी बताया था कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एक बार। मैं अपने दोस्त के साथ वहां आया था, मैं वहां रुका था और 16 तारीख को मैं वापस भी आ गया था। और उस वक्त में मैंने कुछ ऐसा सेंस नहीं किया कि अंकिता की मतलब जान को कोई खतरा हो सकता है। अगर मे बी अगर कुछ वहां पे उस वक्त सेंस होता तो शायद मैं उसको निकाल लेता वहां से। तो इस बात से मैं भागूंगा नहीं कि मैं झूठ, मतलब अगर मैं वहां था तो मैं इस बात को बोलूंगा हाँ मैं वहां था। पर 18 तारीख को मैं जम्मू था, जो कि सबसे बड़ी चीज थी मेरे लिए। जिस दिन अंकिता मिसिंग हुई उस दिन मैं यहाँ घर में ही था, अपने घर में था जम्मू में। और सर आपके माध्यम से मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो लोग मतलब बहुत सारे चैनलों को मैं देख रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं कि अंकिता के करेक्टर पे बहुत सारी उंगलियां उठा रहे हैं, जो कि नहीं उठानी चाहिए, है ना। अगर सच में उसका करेक्टर वैसा होता तो वह जिंदा होती। शुरुआत में तो हमने भी यही बोला था कि हमने ये बिल्कुल। खबर उठाई थी, तो कई लोग ये भी बोल रहे थे कि लड़की के कैरेक्टर पे देखो, क्या पता किसी के साथ भाग गई हाँ होगी। तो हमने वही बोला था स्टार्टिंग में कि मान लीजिए अगर 99% वो भाग भी गई होगी, लेकिन 1% उम्मीद है कि वो कहीं हो, उसके साथ कुछ गलत हुआ हो। तो उस 1% उम्मीद के साथ पुष्प की जब हमने बात सुनी, मैंने प्रिंसी को भी कहा कि प्रिंसी आप जाइएगा थोड़ा, पुष्प की आप इसमें देखिएगा। प्रिंसी भी आपके साथ लगातार फर्स्ट डे से लगी रही, उसके बाद त्रिभुवन चौहान भी लगातार आप लोगों के बीच लगे रहे। उम्मीद करते हैं कि ऐसा भविष्य में कोई ऐसा केस ना हो। अंकिता जो हमारी बहन थी, उत्तराखंड की बेटी थी, इस प्रकार का केस। मैं विजय भाई कहना चाहूंगा उन तमाम लोगों से जो उस बच्ची पे उंगली उठा रहे हैं उसके कैरेक्टर को लेकर। अब इसमें शायद आपका खून खोलता हो, पर जो मैंने ये सुना अभी वो मुझे वाकई बहुत बुरा लगा। और मैं बोलता हूं, देखो पॉइंट क्या है, आज हर किसी व्यक्ति को ये समझना होगा कि एक कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी की हामी हाँ बोलना। अगर वो बच्ची आज अपने लिए उसने ना बोल दिया था, वो बहुत था उसके लिए, उसको मारा नहीं जाना चाहिए था। अब उसके कैरेक्टर पे मत जाओ कि उसका कैरेक्टर कैसा था, उसका चरित्र कैसा था। उसका चरित्र इतना साफ था कि वो पाक साफ आज पूरे उत्तराखंड की आंखें खोल के चली गई। हर किसी के घर में बच्चियां हैं, हर किसी की माताएं बहनें हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न होता है किसी के चरित्र पर उछालना। और मुझे ये 100% यकीन है, अगर ये सारी चीजें आई हैं तो ये पुलकित के घर से या उसके बाप द्वारा या उसके भाई, उसका भाई भी है अंकित एक और, जो जिनके द्वारा ये चीजें लाई गई होंगी और मीडिया में फैलाई गई या आप आपस में फैलाई गई। क्योंकि एक बार अंकित की भी मेरे पास पूरा एक वो आया था इंटरव्यू, जिसको बताया गया था कि इसको चलवा दो। हमने वो चलवाया नहीं, उसमें भी वो यही बोल रहा था कि मेरे भाई के साथ बनता नहीं है और भाई बड़े सालों से वो हमारे साथ नहीं रहता। पर जो लड़की के कैरेक्टर पर अंगली उछालते हैं वो सबसे बड़े कायर होते हैं। ये तमाम चीजें आप देखिए, किसी भी डिवोर्स जो केसेस होते हैं उनमें भी ये देखने को मिलता है।
व्यक्ति को और कुछ नहीं मिलता है तो महिला के चरित्र पर वो सबसे पहले लांछन लगाता है। इतना आसान नहीं होता। आप भी एक महिला के शरीर से ही पैदा हुए हो। एक बहन आपकी भी है जो आपको राखी बांधती है, एक दोस्त भी आपकी हो सकती है और एक पत्नी भी। तो ये तमाम महिलाएं हैं, और जो महिलाओं के आंचल पर इतनी जल्दी कीचड़ उछाल दे, मुझे लगता है वो सबसे बड़ा वो पुरुष ही नहीं है, नपुंसक अगर उसको कहें तो सही होगा, जो इस तरह के तथ्य किसी ने रखे भी हैं। और मुझे ये यकीन है कि वो तमाम वही दल होगा जो ये चाहता था कि अंकिता के परिवार को बहलाया जाए, उनको घुमाया जाए, उनको फंसाया जाए, या फिर दीप को भी फंसाया जाए, क्योंकि वो व्यक्ति वाकई में अच्छा, मैं बता रहा हूं, चाहे कैरेक्टर किसी का भी हो, कैसा भी हो, हाँ होना बहुत बड़ी बात है, हामी भरना, ये मैं एक बहुत अनकहे तरीके से कह रहा हूं पर समझने की बात है। चाहे कैरेक्टर कैसा भी हो, हाँ या ना, वो इंपॉर्टेंट है। और उस बच्ची ने ना बोला है, और वो नहीं चाहती थी ऐसा कुछ करना, जो कि उसने दीप को भी इस बारे में मैसेज किया। तो उसके कैरेक्टर पर अंगुली उछालने से पहले अपने अंदर की कालिक को देखना उन तमाम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अपने चरित्र को साफ करें पहले। ये दीपावली आ रही है तो अपने घर में कुछ दिए जलाएं जिससे आपका चरित्र साफ हो जाए पहले। माफी चाहता हूं प्रिंसी, पर ये जो चीजें हैं ये वाकई बहुत मतलब मुझे तो बड़ा बुरा लगता है। और वो व्यक्ति बात कर रहे हैं जो खुद दोषी हैं, या और ये वो व्यक्ति होंगे जो किसी और बच्ची को या किसी और महिला को उस नजर से देखते होंगे। अब फटी जीन्स की भी बातें आई हैं उत्तराखंड में, यहां पर तमाम चीजों की टिप्पणियां होती हैं। आप अपनी मानसिकता स्वच्छ रखो। अगर किसी का कंसेंट है हाँ में, तो वो गलत नहीं हो सकता, वो भी कंसेंट है। एवरीवन इज 18+। आपके पास सब राइट्स होते हैं। बच्चे भी अपना घर छोड़ के जाते हैं 18+ के बाद। तो इसमें किसी के कैरेक्टर को असैसिनेट करना इज रियली बैड। और जो व्यक्ति ने ऐसा किया है, जिसने भी ये बातें रखी है, अफसोस है मुझे उसकी मानसिकता पर। वाकई बहुत दुख होता है कि ऐसे लोग जिंदा हैं और उत्तराखंड में। बिल्कुल, उत्तराखंड को हम देवभूमि कहते हैं, और उत्तराखंड में इस प्रकार की चीजें होना वाकई में एक दिल दहला देने वाली भी है। और शायद हम इस प्रकार की खबरों की उम्मीद भी ना करें कि इस प्रकार की खबरों पे हमें कभी रिपोर्टिंग हमें करनी पड़े, या जैसे प्रिंसी है इनको अपनी समाज सेवा इस प्रकार की खबरों पर करनी पड़े, हम भी कभी नहीं चाहेंगे। और एक उत्तराखंडी होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, और आज डिबेट का यही भी मकसद था कि जो तमाम प्रकार की उल्टी सीधी चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही हैं, गलत गलत खबरें फैलाई जा रही हैं, पता नहीं वो असामाजिक तत्व कौन है जो बार बार आरोप उन्हीं लोगों पर लगा रहे हैं जो इस पूरे जो ये अंकिता हत्याकांड जब से ये हुआ है उसमें शुरुआत से जुड़े हुए हैं, उन लोगों पर भी उंगली उठाई जा रही है। गलत तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जिस पुष्प ने शुरुआत से ही आवाज उठाई उस पर भी कई इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं अभी कमेंट में लगातार कह रहे हैं कि पुष्प भी शायद बीजेपी के हाथों से बिक गए हैं। इस प्रकार की मानसिकता वाकई में बड़ा दुख देने वाली। तो इजी टारगेट है सर, विजय सर, ये हो क्यों रहा है? इजी टारगेट है। इजी टारगेट एक हर गरीब व्यक्ति है, वो इजी टारगेट है आज। अभी मैं एक्चुअली इस सारे प्रकरण में मैं प्रिंसी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता था कि वो उत्तरकाशी की जो महिला थी जिसके वो निशान हुए थे, विकास नगर वाली जो महिला थी, जो वो बच्चे की वो बात कर रहे थे, मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता था कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं प्रिंसी, आप ऐसा करते रहिएगा। और साथ के साथ मैं ये कहना चाहता था कि जो व्यक्ति अभी भी कमेंट कर रहे हैं ये, तो विजय भाई, और आप देखिएगा ये मानसिकता क्यों हो रही है, क्योंकि उनको पता है दीप कुछ कह नहीं पाएगा, ये कहेगा भी तो क्या कहेगा। अगर इनकी इतनी ही हिम्मत होती तो ये जाके अभी पुलकित आर्य के बाप के बारे में क्यों नहीं कुछ बोलते, ये अंकित के बाप के बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते, अंकित के बारे में क्यों नहीं कुछ बोलते, वो वनतारा रिसोर्ट के बारे में क्यों, वहां इनको पता है कि शायद चपेट पड़ जाएगी, कोई केस हमारे अगेंस्ट ना लग जाए। क्या इनको पुलिस की भूमिका सब जगह सही लग रही है? अगर लग रही है तो ये पुलिस के बारे में क्यों नहीं बोलते? क्योंकि पुष्पदीप कुछ नहीं बोलेगा, प्रिंसी कुछ नहीं बोलेगी, त्रिभुवन चौहान कुछ नहीं बोलेगा, विजय रावत कुछ नहीं बोलेगा, राजेश पोल खोल बहुगुणा कुछ नहीं बोलेगा। वो राजेश जी उस दिन नैनीताल में थे, उनका भी एक केस चल रहा था, फर्जी केस उन पर किया गया है, वो उसके लिए उस दिन नैनीताल में थे, उन पर भी आवाज उठाएगी कि ये व्यक्ति क्यों नहीं इसकी खबरें कर रहा है। आज हम किसी दल की क्या बोलना चाहती हूँ कि क्या ये लोग जो लिखते हैं कि ये इन्होंने क्या नौकरी पे रखा है क्या आप लोगों को, इन्होंने आपको नौकरी पे रखा है क्या, जो ये लोग ऐसी बातें करते हैं कि आप यहाँ नहीं पहुंचे, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। एक पत्रकार निष्पक्ष भाव से कहीं जा रहा है, खबर दिखा रहा है, ये किस बलबूते पे ऐसा लिखते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आती बात। बिल्कुल प्रिंसी जी, जो आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि जब आप बात कर रहे थे कि कोई अपने बस व्यक्तित्व लिख दे, समय नहीं होता है सबके पास,
कहीं कुछ करने के लिए। तो क्या राजेश पोलखोल बहुगुणा को इन्होंने खरीद लिया कि राजेश को जहां में हम चाहेंगे वहां ये होना चाहिए, नहीं तो ये गद्दार है? या आज पुष्पदीप चुप बैठा है तो इसको बीजेपी ने खरीद लिया? दूसरी चीज, समय भी ज्यादा हो रहा है, शायद विजय रावत जी भी समय भी ज्यादा हो रहा है, एक घंटा हमें तकरीबन बातों बातों में हो गया है। विजय जी, क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? अगर आप मैं बस इस लाइव वीडियो प्रसारण के माध्यम से सब तक एक चेतावनी जरूर देना चाहूंगी उन लोगों को जो इस तरह की बातें कर रहे हैं पुष्प के बारे में, अंकिता के माता पिता के बारे में या अंकिता के बारे में, और उन लोगों के बारे में, चाहे मैं जागो उत्तराखंड की बात करूं, जागो उत्तराखंड ने पैसे भी इकट्ठा किए थे, उन पर आरोप लगाए गए, चाहे विजय रावत जी की बात करूं, त्रिभुवन चौहान जी की बात करूं, पोलखोल बहुगुणा जी की बात करूं या अपनी बात करूं, जितने भी लोग किसी भी बातों के माध्यम से कुछ भी कि सरकार ने पैसे दिए हुए या सरकार की पैरवी कर रहे हैं, इस तरह की बात रख रहे हैं ना, तो खुली चेतावनी दे रही हूँ आप लोगों को, कान खोलकर ये बात सुन लें कि आपके बातों से आप हमारा मनोबल तोड़ने का कोशिश ना करें। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपके लिखने से हम पीछे हो जाएंगे, आपके यह लिखने से हम पीछे बैठ जाएंगे कि हमने पैसे ले लिए, हम राजनीति कर रहे हैं या हम भाजपा के समर्थन में है, तो ये हम चुप नहीं बैठेंगे। आप अपनी ये जो मतलब जी मैं यही कहना चाहता हूँ जो आपने अभी बोला कि मैम वो शाख से टूट जाएं, वो पत्ते नहीं है हम। उन आंधियों से कह दो अब वो औकात में रहें। तो ये चाहे वो बीजेपी वाले हों, चाहे वो तमाम जो घुसपैठिए ये मैसेज कर रहे हैं या बीजेपी, जो भी वट एवर इट इज, जो भी ये लिख रहे हैं। और पुष्प और हमारे माध्यम से 2 लाइनें लास्ट की कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। बिल्कुल, हम भी चुप रहे तो बोलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसी, त्रिभुवन चौहान और पुष्प, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी इस लाइव डिबेट में जुड़े। उस लाइव डिबेट में जुड़ने का मकसद ये ही था, जो हमने डिबेट ये रखी थी कि जो अंकिता के साथ हुआ है इसकी एक नजीर पेश होना चाहिए, ताकि आगे किसी हमारी बेटी, हमारी बहन उत्तराखंड, किसी के साथ ये कोई खिलवाड़ करने की, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करने की कोई सोचे तक नहीं। तो एक नजीर इसमें जरूर पेश होनी चाहिए और उम्मीद करते हैं कि अंकिता ऐसी नजीर जरूर पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्प, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसी रावत, बहुत बहुत धन्यवाद त्रिभुवन चौहान जी।